Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Literary Lens, where the love of literature comes alive. I am your host Zara and I am thrilled to share my passion for reading and exploring the world of words with you. So please subscribe the channel, push the notification bell to keep supporting us. यहाँ पे आपको सारे बीएड के लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो हमारे साथ रहिए. लेट्स गेट स्टार्ट. आज हम यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन पे कंटेंट नज़र आ रहा होगा. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसकी इवेल्यूशन भी यहाँ पे है, कंट्रीब्यूटिंग उसका डिसिप्लिन्स में है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, और बेसिक ओबी मॉडल भी उसका देखेंगे. चलें शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ह्यूमन का बिहेवियर होता है ग्रुप के अंदर. एक इंडिविजुअल के साथ जब वो इंट्रैक्शन करता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है वो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं और एक्सप्लोर करेंगे उसके डिफरेंट फैक्टर्स जो एक एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर. ठीक है. और उसमें क्या आ जाता है, मोटिवेशन आ जाती है कि एक एम्प्लॉय जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो एक कंपनी, आप एग्जांपल ले लें, आप एक कंपनी एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है सारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर एम्प्लॉयज़ या टीचर्स होते हैं. स्कूल का ले लें तो वहाँ पे टीचर स्टाफ होता है, वहाँ पे भी कोई ना कोई लीड कर रहा होता है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मोस्टली ना बिजनेस में आ जाता है. तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम एग्जांपल ले लें एक कंपनी की, तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो उन्हें उनका बिहेवियर देखा जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उनको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, उसमें लीडरशिप आ जाती है, कम्युनिकेशन आ जाती है कि कैसे इंफॉर्मेशन फ़्लो करती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बिहेवियर के ज़रिए. ग्रुप डायनामिक्स आ जाता है. आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे कि ग्रुप के अंदर कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर से, ग्रुप वर्क उसका देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आ जाते हैं, उसके नॉर्म्स, उसके बिलीव्स आ जाते हैं जो उसके बिहेवियर को शेप करते हैं. पावर एंड पॉलिटिक्स आ जाती है कि अंडरस्टैंडिंग किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड के लिहाज से. जॉब डिज़ाइन एंड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी आ जाती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं, बिहेवियर की उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती हैं. इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जैसे कि आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे होंगे, अपने नेम से शो हो रहा है, एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मैनेज किया जाता है स्टेप वाइज. अपने एक गोल सेट किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है कि चलो हम लोग सारे मिलकर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ये वर्क करेंगे और ये गोल अचीव करेंगे. और उसमें क्या है, लीडिंग आ जाएगी, लीड सम पर्सन को कहेंगे आप लीड करें, कंट्रोलिंग आ जाती है. ये सारी चीज़ किसके अंदर होगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हम लोगों ने स्पेसिफिक गोल के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं. मैनेजमेंट के फंक्शंस आ जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. उसके रोल आ जाते हैं, उसके रोल्स के अंदर आ जाते हैं इंटरपर्सनल रोल आ जाते हैं, इंफॉर्मेशनल रोल आ जाता है, जिसमें मॉनिटर होगा, स्पोक पर्सन होगा जो क्या करेगा, गोल के मुताबिक ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से मोटिवेट करेगा. डिसीजनल रोल्स आ जाते हैं. उसके बाद मैनेजमेंट की स्किल्स आ जाती हैं. टेक्निकल स्किल्स में क्या होगा, जॉब की उसके वर्क देखा जाएगा एम्प्लॉय का. ह्यूमन स्किल्स में उसकी एबिलिटी देखी जाएगी कि वो वर्क करने की उसकी एबिलिटी कितनी है. उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्किल में देखा जाएगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी है, एबिलिटी है. कम्युनिकेशन स्किल में उसकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन देखी जाएगी कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है ग्रुप वाइज या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. टाइम में कैसे मैनेज करता है, अडेप्टिबिलिटी होती है कि वो सिचुएशंस जब चेंज होती हैं क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है, वो अडेप्टेबल है, फ्लेक्सिबल है. तो ये सारी मैनेजमेंट की स्किल्स हैं. अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इट्स इवैल्यूएशन. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम क्या स्टडी करें, ह्यूमन का बिहेवियर. तो ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर फोकस कब से हुआ, 90s से हुआ. उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर 90s से स्टार्ट किया गया. साइकोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं जो इस पे बहुत वर्क कर चुकी हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लासिकल पर्सपेक्टिव देखा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्ट्रक्चर देखा गया, फिर ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट देखी गई कि कैसे एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है सोशल नीड्स के लिए,
फिर उसकी बिहेवियरल साइंस अप्रोच एक आई, उसमें क्या क्या ये 1960s और 50s के बीच में आई। इसमें साइकोलॉजिकल और सोशल साइंसेस देखी गई कि ह्यूमन बिहेवियर में अंडरस्टैंडिंग कैसी है। उसके बाद आ रहा है स्टेप कॉन्टीजेंसी अप्रोच, जिसमें रिकग्नाइज की गई एक्सटर्नल फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं बिहेवियर के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, उसमें फोकस किया गया है डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के ऊपर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस के ऊपर वो देखा गया। ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी है, जिसमें मैनेज किया जाता है डाइवर्स किस्म के वर्कफोर्स को, ग्लोबल ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद डिजिटल एज आ जाती है, जिसमें क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी और विचुअल टीम्स हैं जो वो वर्क करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। अब इसकी कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड्स के अंदर, कि कैसे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर क्या रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें है रिसर्च है, थियोरेटिकल डेवलपमेंट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, टीचिंग एंड एजुकेशन है, प्रोफेशनल सर्विस में काम करती है। केस स्टडीज़ में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल के बिहेवियर को देखे जाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, टेक्नोलॉजी है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो फील्ड है इस पर इंडिविजुअल की हम हेल्प करते हैं एडवांस लेवल पर, और अंडरस्टैंड करते हैं उसके ह्यूमन के बिहेवियर को, और देखते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, इसका क्या परफॉर्मेंस है कि एक एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो वर्क कर सकें अच्छे तरीके से। ये सारी इसी लिहाज से इनके डिफरेंट वर्क्स दिए गए हैं, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं इनको स्टेप वाइज और ये नंबरिंग वाइज। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मॉडल। इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे ना डिफरेंट मॉडल्स हैं। फर्स्ट मॉडल दिया गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। इसमें क्या है कि इनपुट प्रोसेस करेगा तभी आउटपुट आएगा। हम देखेंगे रिसोर्सेज कैसे हैं, फिर देखेंगे रिसोर्सेज अच्छे दिए गए हैं तो उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद है मैकेंसे 7S फ्रेमवर्क। इसमें 7S हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को, डिफरेंट एलिमेंट्स को, जिसमें है स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल, स्टाइल, स्टाफ एंड शेयर्ड वैल्यूज़ आ जाती हैं। और है एडकर चेंज मैनेजमेंट मॉडल, जिसमें इंडिविजुअल की ट्रांजिशन होगी कि उसमें अवेयरनेस, डिज़ायर, नॉलेज, एबिलिटी और इन्फोर्समेंट है। उसके बाद है टकमैन टीम डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें फॉर्मिंग की जाएगी, स्टॉर्मिंग की जाएगी, नॉर्मिंग की जाएगी। किस किस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ह्यूमन के बिहेवियर के लिहाज से। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, जिसमें उसके उन्होंने प्रोसेस दिया था। साइकोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं, सेफ्टी, लव, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है मोटिवेशनल को और बिहेवियर को। आपने मास्लो की पढ़ी होंगी हायरार्की नीड्स, ये बहुत बार आ चुकी हैं। हेर्ट्सबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी उसने दी है कि कैसे मोटिवेशंस को रिकग्नाइज किया जाता है, उनकी ग्रोथ की जाती है। फिर हाइजीन इसका फैक्टर दिया गया, सैलरी पे भी वर्क डिपेंड करता है, उस लिहाज से भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। लेवेंस का चेंज मैनेजमेंट मॉडल है, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशनल को क्या करेगा, चेंज जब उसमें आएगा अनफ्रीजिंग चेंज आएगा, कि चेंज को पहले रिफ्रीज किया जाएगा फिर उसको अनरिफ्रीज किया जाएगा। वेबर्स का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल आ जाता है। मिन्सबर्ग का ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन मॉडल आ जाता है, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजीज एंड एनवायरनमेंट। लास्ट है इसका कॉन्ग्रेंस मॉडल, एग्जामाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल की कंपोनेंट्स को कि स्ट्रैटेजी, कल्चर और रिलेशनशिप कैसे अचीव किए जाते हैं, लीडरशिप कैसे अचीव की जाती है इसमें। इसके बाद ये हो गए उसके ओबी मॉडल्स। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल का सिस्टम लेवल। जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम लेवल है 4 लेवल पे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल लेवल, तो उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल को फोकस किया जाएगा, एक सिंगल एम्प्लॉय को, कि वो कैसे उसका बिहेवियर है, कैसे वो मोटिवेट होता है, उसकी परसेप्शंस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद आ जाता है ग्रुप लेवल। ग्रुप लेवल में क्या आ जाएगा, इसको मेसो लेवल भी कहते हैं। इसमें डायनामिक परफॉर्मेंस देखी जाएंगी, नॉट सिंगल इंडिविजुअल, मल्टीपल पर्सन होंगे। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सॉरी, जो कि मैक्रो लेवल है। इसमें एनालाइज किया जाएगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क, एक कंपनी का पूरा वर्क देखा जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजीज, परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उसमें सिंगल एम्प्लॉय इंक्लूडेड नहीं है, उसमें एज अ होल आ जाएगा। ट्रांस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ये मेटा लेवल है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री और सोसाइटी का इफेक्ट देखा जाएगा।
जो कि हेल्प करते हैं इंडस्ट्री अंडरस्टैंड करने में कि एक ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ को कैसे इफ़ेक्टिवली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस करके। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप लेवल, कि एक इंडिविजुअल का अपना लेवल कैसे होता है और जब वो ग्रुप में वर्क करता है तो क्या क्या कैटेगरीज देखी जाती हैं। इंडिविजुअल लेवल पे उसकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा, फोकस किस पे किया जाता है, उसके बिहेवियर पे किया जाता है। इसमें उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा, उसके एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, इमोशंस देखे जाएंगे, उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा, उसके सर्कमस्टांसिस देखे जाएंगे। जबकि अदर साइड पे अगर ग्रुप लेवल की बात करें, वहाँ पे एग्जामाइन उसका सिंगल बिहेवियर नहीं होगा, डायनामिक परफॉर्मेंस आ जाएगी, क्योंकि वो टीम में वर्क कर रहा है, ग्रुप में वर्क कर रहा है, डिफरेंट डिपार्ट में वर्क कर रहा है। एनालाइज किया जाएगा उसके फॉर एग्जांपल ग्रुप की स्ट्रक्चर को, रोल्स को, नॉर्म्स को, कोलैबोरेशन आ गई, डिसीजन मेकिंग, इस पे सारा कंटेंट आपको नज़र आ रहा होगा। ये हो गया ग्रुप लेवल और ये हो गया सिंगल इंडिविजुअल लेवल। अब चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की चैलेंजेस क्या होते हैं। कम्प्लेक्स मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है, एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें डिफ़िकल्ट होती है प्रिडिक्ट करने में, एक्सप्लेन करने में, डायनामिक है, सिंगल पे हम नहीं फोकस कर सकते। इसमें चैलेंजेस जो हैं वो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती। मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सी सोशली, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इनकी आ जाती है। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल भी है, मयरिंग इन इंटेंगिबल्स है। इसकी अगर अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ इसकी किस लिए वर्क करती हैं कि हमने इम्प्रूव करनी है क्या चीज़, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की के अंदर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इन वो करनी है, इम्प्रूव करनी है, एनहेंस करना है, क्रिएट करना है, एनवायरमेंटल वर्क क्रिएट करना है एक एम्प्लॉय को लिए। इनोवेटिव सॉल्यूशंस है कि कॉम्प्लेक्स से हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। डाइवर्सिटी भी है इसमें, इक्विटी आ जाती है इसमें, मल्टी फैक्टर्स आ जाते हैं प्रमोट करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन है ये, वो भी रिसर्च कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस, नेगेटिव ग्लोबल चैलेंजेस और कल्चरल डिफरेंसेस भी आ जाती हैं। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम आपको इन शॉर्ट बता दूँ, कंक्लूड कर दूँ, स्टडी की जाती है किस चीज़ की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर एक बिहेवियर की, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी की जाती है कि वो एज ए एम्प्लॉय कैसे वर्क करता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और उसको साथ लेके चलता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स।